हेलो एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोनों रख दो। हाँ, एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर 7th प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ फूड रिजर्व, और यहाँ पे हम किसका कर रहे हैं? लिपिड का। लिपिड्स के लिए अगर अपन बात करें तो जो मेन हम क्या बोलते हैं यहाँ पे रिजर्व फूड्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमने कर दिया प्रोटीन्स, एंड थर्ड नंबर पे जो सबसे इसेंशियल है दीज आर लिपिड्स में हम एक बात और कर सकते हैं सबसे बड़ी, कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है फ्रेमवर्क किसका? सेल मेम्ब्रेन का, उसमें भी लिपिड नेसेसरी है। ठीक है, दूसरा उसके अलावा लिपिड्स के और अन्य काफ़ी उत्पाद के रूप में या स्टोरेज के रूप में भूमिका हो रही है। तो सिंपली लिपिड्स की अगर अपन कहें तो ये जलीय ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील है। ठीक है, और जो नॉन पोलर अगर अपन जैसे लाइक क्लोरोफॉर्म्स, ईथर्स, कुछ मात्रा में अल्कोहल में ये घुलनशील होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि जब ये घुलनशील ही नहीं है, तो पिछली सेशन में मैंने आपको ये बता दिया था कि मोबिलाइजेशन मतलब हमने जो स्रोत है, जैसे खनन किया था मिट्टी का या पत्थर का या सीमेंट का, चूने का, तो जो हमने खनन किया कर तो लिया, लेकिन वो उस सूरत में तो हम खनन करें जिस सूरत में हम उसे कैरी कर सकते हो। जैसे कोई भी एक कारक हो सकता है ट्रांसपोर्टर्स के रूप में, जैसे हम टोकरे के अंदर पत्थर तो ला सकते हैं लेकिन टोकरे में पानी नहीं ला सकते। ठीक है, सेम उस तरीके से तो मोबिलाइजेशन के अनुकूल वो चीज़ होनी चाहिए। दीज आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का जो मेन स्रोत है या ट्रांसपोर्टर्स का जो माध्यम है वो तो वाटर ही है, वाटर ऑस्मोसिस। तो ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पे नहीं जा पा रहा तो पहुँचाएगा कैसे? लाल वाली मेरे को, लाल वाली मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचाने के लिए दैट इज मोबिलाइजेशन। तो ये माना गया है कि लिपिड्स जल में अघुलनशील हैं और वृहद तत्व के रूप में होते हैं, कंपाउंड्स। तो इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि बनते कहीं और हों और ट्रांसपोर्ट कहीं और हो जाते हों ना। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं हम कि जहाँ इनका संश्लेषण होता है वहीं इनका क्या हो जाता है? स्टोरेज भी होता है। तो ये एक्चुअली में अगर अपन कहें तो एंडोप्लाज्मिक की पेरीप्लाज्मिक स्पेस में इनका संश्लेषण हो रहा है, और वहाँ से ही एक तरीके से बस्ट आउट होकर वेसिकल्स के रूप में एक विशिष्ट संरचनाओं के अंदर डेवलप होती हैं। दीज आर ओलियोसोम्स। ठीक है, तो वहाँ इनका संघनन और संश्लेषण हो रहा है, और जिन कोशिकाओं के अंदर इनका स्टोरेज होता है नोन एज लिपोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट।
और ये ओलियोप्लास्ट जो हैं या ओलियोसोम्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ओलियोसोम एक पतली सिंगल मेम्ब्रेन प्रोटीनियस आवरण से घिरे रहते हैं और इसे हम यहाँ पे ओलियोसिन के नाम से जानते हैं। जिस प्रोटीन से ये मिलके बने होते हैं उसका हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं ओलियोसिन। पहले एक बार इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझ लें कि एक्चुअली में लिपिड्स हैं क्या। तो लिपिड्स के लिए हम कह सकते हैं दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स। सामान्यतः लिपिड्स जो हैं वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स। स्टोरेज ऑफ ऑयल या लिपिड्स इनटू द सीड इन सीड्स इन फॉर्म ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स। तो यहां पे ट्राई एसाइल ग्लिसरोल और हम इसको यहां पे TAG के रूप में एक तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। These are एक्चुअली में फैटी एस्टर्स ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स की जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें सिंपल वे में, तो वैसे तो ये संश्लेषण और संरचना की टॉपिक है, लेकिन हल्का सा समझने के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल 3 कार्बन, ठीक है, वैलेंसीज CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, अगर ढंग से समझें तो ये हो गया OH H हो गया CH2OH, दैट इज ग्लिसरॉल। बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो H समूह है ऑक्सीजन के साथ, ये एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में रिप्रेजेंट होता है और इसका प्रतिस्थापन होता है इससे ज़्यादा एडवांस या ज़्यादा ग्राही तत्व के साथ में, और वो यहाँ पे कौन करते हैं, फैटी एसिड्स। तो एक्चुअली में फैटी एसिड्स क्या हैं, दीज आर RCOOH, दीज आर फैटी एसिड्स। तो ये प्रतिस्थापी समूह R अपने आप को क्या करेगा, चेंज। तो यहाँ पे जैसे अगर अपन बेसिक स्ट्रक्चर फैटी एसिड्स की बात करें, तो जैसे कि 2 कार्बन युक्त, तो 2 कार्बन का मतलब हो गया दैट इज CH3COOH, CH3COOH। तो इसका नाम हो गया बेसिकली क्या हो गया, एसिटिक एसिड। 3 हो गया तो पामेटिक एसिड, ठीक है। 4 हो गया तो ब्यूटायरिक एसिड। 5 हो गया तो पेंटियोनिक एसिड, दैट इज कार्बन 2 श्रृंखला, ठीक है। कार्बन 3 हो गया तो कार्बन 3 के लिए हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोपियोनिक। चार कार्बन श्रृंखला की हम बात करें तो ब्यूटायरिक। ठीक है, कार्बन संख्या अगर अपन 5 कर दे तो कैप्रोक या कैप्रोइक एसिड। कार्बन संख्या 6 कर दे, पेंटोइक, कार्बन नंबर 6 का है कैप्रोइक। कार्बन नंबर 8 अगर अपन बात करें तो दैट इज कैप्रोलिक। और
कार्बन नंबर 10 कैप्रिक, कार्बन संख्या अगर अपन यहाँ पे करें क्या बोलते हैं 14, तो मिस्ट्रिक एसिड, कार्बन नंबर 16 पामेटिक, कार्बन नंबर 18 स्टीरिक, ये जो श्रृंखला मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी कैसी है, सैचुरेटेड, जिसको सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं RCH2COOH, और यहाँ पे CH2 को अगर हम N लगा दें तो ये श्रृंखला 2 से ज़्यादा बढ़ जाती है, करीब 20 तक, ज़्यादा भी होती है लेकिन हम यहाँ पे सिंपल बात करें तो 20, यहाँ पे 18 तक मैंने पहुँचाया है, इससे ज़्यादा नहीं है, काफ़ी है हमारे 18 तक। तो 18 की अगर अपन बात करें तो पादपों में, इन प्लांट्स, स्टीरिक एसिड जो है सीरियल्स में, स्टीरिक एसिड जो है वो पाया जाता है, मैं सीरियल्स का नाम ले रहा हूं, मैं ऑयल सीड्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे नॉर्मल मैंने जो बात करी है वो सीरियल्स की बात करी है। और अगर अपन सीरियल्स के अलावा ऑयल सीड्स की बात करें तो ये जो स्टीरिक एसिड है सैचुरेटेड, ये कुछ मात्रा में सोयाबीन में, कुछ मात्रा में मस्टर्ड में, कुछ मात्रा में ग्राउंडनट के अंदर, मतलब सभी में पाया जाता है, लेकिन इसका जो परसेंटाइल रेशियो है वो लगभग 10 से कम होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ये यहाँ पे नहीं पाया जाता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऑयली सीड्स में, हम सीरियल्स को हटा देते हैं, अगर हम ऑयली सीड्स की बात करें तो ऑयली सीड्स के अंदर सैचुरेटेड में ये एक एग्जाम्पल है। पामेटिक एसिड की हम बात करें तो इसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक तरीके से मिल्क में, दूध के अंदर इस प्रकार की जो वसा है वो पाई जाती है, दूध वसा के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये तो पामेटिक एसिड, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये, दैट इज स्टीरिक एसिड। अब इसके अलावा अनसैचुरेटेड की बात करें, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड असंतृप्त की अगर अपन बात कर रहे हैं तो असंतृप्त में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें एक या एक से ज्यादा द्विबंध आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड कह सकते हैं। तो जैसे कि RCH2CH2 का NCOOH, ठीक है। अब इसमें एक चेंजेस ला देते हैं, तो ये हो गया CH2COOH, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आने से ये कैसे हो गया, अब अनसैचुरेटेड, और ये डबल बॉन्ड जो है ये एक या एक से ज़्यादा स्थानों पर हो सकता है, एक बार हो गया चाहे 2 बार हो गया, बात वही है, क्लियर है। तो ये 2 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है। तो इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन यहाँ ले जो कि प्लांट्स में स्टोरेज के रूप में पाए जा रहे हैं, तो दैट इज लिनोलिक, लिनोलिक एसिड, ये कार्बन 18 की श्रृंखला है और असंतृप्त है। और सबसे बड़ी चीज है इसका अगर अपन सूत्र बनाए तो दैट इज R डबल बॉन्ड CH2CH2N डबल बॉन्ड CH2COOH, इसमें 2 जो है वो बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर अपन दें तो ये हमें मिलता है किसमें, इसके लिए हम कह देते हैं स्टेरिक हो गया ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ठीक है। और लिनोइक एसिड की अगर अपन बात करें तो लिनोइक एसिड जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है AIC,
ये हमें मिल गया किसमें, सोयाबीन एंड सनफ्लावर लिख देते हैं, ठीक है। लिनोनिक एसिड की अगर अपन बात करें तो सनफ्लावर के अंदर है ये लगभग 64%, जबकि सोयाबीन के अंदर है कितना, 52%। जबकि स्टेरिक एसिड की बात करें तो ये अंडर 10% ही होता है, अंडर 10, ज़्यादा नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं ऑलिक एसिड की, जो सबसे ज़्यादा किस्में है एरेकिस में। ऑलिक एसिड C18 ही है ये भी, लेकिन इसके सूत्र में अगर अपन कहें तो R कैटेगरी जो है CH2 का N डबल बॉन्ड CH2COOH, एक द्विबंध है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑलिव ऑयल, बोलते हैं हम जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून, ऑलिव प्लांट, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं ग्राउंडनट एंड ब्रेसिका। मस्टर्ड, ठीक है। जैतून में काफ़ी ज़्यादा है ये, और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ग्राउंडनट के अंदर भी इसका परसेंटेज काफ़ी है, लगभग 64%, 50%। और मस्टर्ड में तो काफ़ी कम परसेंटेज है इसके, सॉरी काफ़ी कम नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 60%। तो हो गया हमारे पास स्टेरिक एसिड हो गया, लिनोइक हो गया, ऑलिक हो गया। एक और है लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिनिक की बात करें तो ये भी एक तरीके से सभी में मिल रहा है, लेकिन कुछ मात्रा में, मतलब अंडर 10 और 15% में सोयाबीन एंड ब्रेसिका, मस्टर्ड के अंदर जो है इसका परसेंटेज स्टोरेज के रूप में है। अब जैसे इसकी संरचना की बात करें तो एक्चुअली में है क्या, तो यहां हम कह सकते हैं इसकी संरचना को, दैट इज CH2OH, दैट इज ग्लिसरॉल। अब इसमें H की जगह हम क्या जोड़ देंगे, R ग्रुप को। तो जो ही हम R ग्रुप को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है COOH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R की संख्या एक तो ये हो गई, एक वो हो गई, तो ये टोटल जैसे 18 है तो ये R70। ठीक है, तो हम आराम से इसको नाम दे सकते हैं ट्राईग्लिसरॉल, ठीक, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, और ये इसका हो जाता है फैट्स के रूप में स्टोर। तो इनके ब्रेकडाउन या मोबिलाइजेशन की तरफ हम चले तो एक बार इनका संगठन की हम बात करें कि इनका निर्माण कैसे होता है, सिंथेसिस। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बेसिक 2 यूनिट्स है इसकी। एक यूनिट है ग्लिसरॉल और एक यूनिट है फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इनका निर्माण में अगर अपन बात करें वही ओलियोसोम्स में, तो पहले इनका निर्माण किस में हो रहा है, फैटी एसिड्स में, देन निर्माण हो रहा है किसमें, ग्लिसरॉल में, और फिर इनका होता है संघनन। तो हम 3 भाग इसके कर दें, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एक, दूसरा हो गया सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, तीसरा हम यहां पे बात कर देते हैं कंडेंसेशन,
ऑफ बोथ, तब बनाता है ये TAG। ठीक है। और अगर हम इसके ब्रेकडाउन एंड मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी सेम ही क्राइटेरिया जा रहा है। इसी चीज को रिवर्स कर दो, जब संघनन हुआ तो पहले तो करो ब्रेकडाउन ओलियोसोम में, तो फैटी एसिड जो TAG है वो 2 में टूट जाएगा, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। फिर हम ब्रेकडाउन करेंगे किसका, ग्लिसरॉल का, और फिर ब्रेकडाउन करेंगे किसका, फैटी एसिड्स का, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन 2 कैटेगरीज में हो जाता है, अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है। और मोबिलाइजेशन के लिए हमें यहाँ पे 2 प्रोसेस और कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक यहाँ पे करना पड़ेगा ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हमको करना पड़ता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तब यहाँ पे एसिड जो फैट है ये कन्वर्ट होती है किसमें, ग्लूकोज एंड सुक्रोज में। और जब ये ग्लूकोज एंड सुक्रोज में होगा तो ये अब एक तरीके से चालन कर सकता है। तो चालन के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए इस फैट का जो कि जल में अघुलनशील है, ब्रेक डाउन करने के बाद आफ्टर ग्लूकोनियोजेनेसिस हम उसे ग्लूकोज में क्या करते हैं, ट्रांसफर या चेंज करते हैं, और फिर वो जल में घुलनशील होकर मोबिलाइज होती है। तब वो एनर्जी प्रोडक्शन में काम में आ रही है, एंड एम्ब्रियो एक्सिस को क्या कर रही है, सीड जर्मिनेशन में इनिशिएट करने में मदद कर रही है। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ मोबिलाइजेशन। ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम हल्का सा थोड़ा सा जो टॉपिक है हमारा, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन हमें आंसर में इसको डिनोट नहीं करना है। तो यहाँ पे एक बार इसकी संरचना को देख लें कि ये ट्राइग्लिसराइड बनी कैसे है। 40 AG ट्राईएसिल ग्लिसरॉल। ठीक है। तो इनके बनने के एक बार तरीकों को देखते हैं। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया 2 कार्बोनिक फैटी एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, और इसकी संरचना हो गई CH3COOH। एक इससे पहले चलते हैं। ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में जब प्लांट विकसित हो रहा है और सीड के अंदर स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, तो इनटू द प्लांट आप अगर पुरानी क्लास के अंदर लौटें जिसमें फिजियोलॉजी में अपन ने पढ़ा क्रेब साइकिल, तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद दैट इज पायरुविक एसिड, मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बना रहा हूँ एक नॉलेज के लिए, तो दैट इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो दैट इज CH3। ठीक है, COOH। हाँ यही है, वही एसिटिक एसिड के समान। CH2CO COOH
H, दैट इज पायरुविक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड की घटनाक्रम में सबसे पहला होता है डी कार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और इसमें मध्यवर्ती होता है TPP। तो जो ही हम इसको CH2 और कार्बोक्सिलेज करेंगे तो CO2 मॉलिक्यूल का क्या दिखाएंगे, ब्रेकडाउन, दैट इज CO2 मॉलिक्यूल निकल चुका है। तो CO2 मॉलिक्यूल को निकालने के लिए यहाँ पे H और ये H यहाँ आ जाएगा, दैट इज CH2COH। ठीक है, और डॉट TPP कॉम्प्लेक्स, दैट इज एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर यहां पे आएगा एंजाइम लिपोएट ट्रांसफेरेज, और इसमें ऐड होगा लिपोइक एसिड, यह है थायनिन पायरोफॉस्फेट, यह है लिपोइक एसिड। और ये लिपोइक एसिड जो है ये TPP को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित, और उसकी जगह पे खुद संघनन हो जाएगा, तो दैट इज एसाइल LP कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे LP एक ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर यहाँ पे इस पे आता है, प्लस TPP को क्या कर देगा, रिलीज। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और इस डिहाइड्रोजनेज के लिए हमें चाहिएगा एक NAD+, जिसके ऊपर ये क्रिया करे। ठीक है, एक ऑक्सीकृत फॉर्म में, और यहाँ पे हमें चाहिएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, इसे हम कोएंजाइम ASH बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप को SH, जिससे ये बॉन्डिंग करता है। तो इससे बनेगा एसिटाइल, एसिटाइल तो चल ही रहा था। ठीक है, दैट इज एसिटाइल, वही नाम लिख दीजिए, एसिटाइल LP कॉम्प्लेक्स, या LP का मतलब यहाँ पे लिपोइक एसिड नहीं होगा, लिपोएट ये हो गया। तो एसिटाइल, और एसिटाइल में ये जुड़ गया CH2। CH2 क्यों लिख रहे हैं हम, इसको CH3 लिखेंगे ना। CH3 C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम A। ठीक है, एंड A, तो ये हो गया एसिटाइल कोएंजाइम A, और प्लस लिपोइक एसिड क्या हो जाएगा, रिलीज, और इस डिहाइड्रोजनेशन में NADP जो है वो NAD जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, NADH। तो लिपोइड जो यहाँ पे लिपोइक एसिड ऑक्सीकृत फॉर्म में थी वो यहाँ पे हो गई थी रिड्यूस, और यहाँ पे वापस क्या होगी, ऑक्सीकृत, क्योंकि ये H2O के ट्रांसफरेज उपस्थिति में क्या कर गई थी, हाइड्रोजन को ग्रहण करके रिड्यूस, जो कि यहाँ पे स्टेप में नहीं दिखाया, और वापस उसने हाइड्रोजन को त्याग दिए, जिससे क्या बन रहा है, NADH2।
तो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से किसका NaDH2 का अपचयन, तो एक तरीके से एनर्जी मिल ही रही है। तो आपको ध्यान हो तो ये एसिटाइल कोएंजाइम है, अब ये मध्यवर्ती का कार्य करता है इस एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाने का, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर सकता। और उसी दौरान अगर आपको ध्यान हो तो जो हम एक रिएक्शन दिखाते हैं, इन तीनों स्टेप्स को डायरेक्ट दिखाते हैं पायरुविक एसिड से यहाँ, और इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें TPP डालते हैं, LP को डालते हैं, H2O को डालते हैं, NAD+ को डालते हैं, क्लियर। और निकालते क्या हैं, CO2 निकालते हैं, NaDH2 को दिखाते हैं, वापस LP निकाल देते हैं और TPP को रिलीज कर देते हैं। तो हमको एक चीज़ और भूल गए यहाँ पे, इसमें कोएंजाइम A भी डालिए, कोएंजाइम ASH, ये 5 चीज़ें हम इसमें डालते हैं। उसके अलावा अगर NAD का रिडक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन सारी घटना में अभी तक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हुई, लेकिन CO2 का विमोचन हुआ है, इसलिए हम इसको रेस्पिरेशन का भाग के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डायरेक्ट पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन उत्पाद के रूप में बदल जाता है, ठीक है। एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया एसिटाइल कोएंजाइम में बनाने का। दूसरा आप आइए एसिटिक एसिड के पास में, एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवा दीजिए एसिटाइल कोएंजाइम A, मतलब कोएंजाइम A SH के साथ में, तो ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और एक OH तो यहाँ से निकाल दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए, तो दैट इज कोएंजाइम A, S से बॉन्ड बनेगा कोएंजाइम A, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, और वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दीजिए, आउट। तो ये भी हमारा एक तरीका हो गया एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम A ही आवश्यक है। अगर आप ढंग से देखें तो 2 कार्बन उत्पाद हैं, और यहाँ पे हमको फैटी एसिड के अंदर कार्बनों की चेन बनानी है, तो कार्बन की चेन का स्रोत यहाँ पे मेन जो मध्यवर्ती है वो कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A के लगातार जुड़ने से चेन हर बार जो है 2-2 कार्बन लंबी होती जाएगी। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। इसी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे CO2 का मुक्त हो रहा था, लेकिन यहाँ अब एक्चुअली में एसिटाइल डायरेक्ट एसिटाइल के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। इसमें मध्यवर्ती के रूप में हमें इसका एक प्रारूप चाहिए, दैट इज मोनाइल। तो मोनाइल बनाने के लिए अगर हम इसमें CO2 मॉलिक्यूल को ऐड करें तो दैट इज नॉट डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे एक तरीके से एसिटाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो प्रयुक्त होता है और वो बना देता है COO नेगेटिव CH3 C डबल बॉन्ड OS को एंजाइम A। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनेलाइन या मोनेलिन। कोएंजाइम A। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो दैट इज एंजाइम अगर यहां पे डालना चाहे तो ये हो गया एसिटाइल एसिटाइल या मोनेलिल कार्बोक्सिलेज। अब इन्हें एक मध्यवर्ती की जरूरत पड़ेगी, तो एसिटाइल कोएंजाइम A और मोनेलाइल कोएंजाइम A ये दोनों के दोनों जुड़ेंगे, और ये किससे जुड़ेंगे, ACP रिसेप्टर से, दैट इज एसिटाइल
कैरियर प्रोटीन, ये एक मध्यवर्ती प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। इसी के साथ जुड़कर या लोड होकर ये चेन का क्या कर सकते हैं, विवर्धन कर सकते हैं। और जब ये ACP से जुड़ते हैं तो एक तरीके से हम इसको यूँ मान लें, जैसे हम mRNA की संरचना को बढ़ा रहे थे तो पॉलीमरेज चाहिए था इलॉन्गेशन के लिए, और उसी तरीके से राइबोसोम्स के ऊपर जो है वो साइट चाहिए थी जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को बढ़ा रही थी, और वहाँ पे इलॉन्गेशन फैक्टर्स आ रहे थे। ये वैसे ही एसिटाइल कोलिन प्रोटीन है जो इन दोनों को क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो जो ही इसको जोड़ेगा तो CO2 को निकाल दें, दैट इज CO2। CO2 को बाहर निकालिए तो एक तरीके से डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे संरचना को लाइए पास में, दैट इज CH3, ये 3 हटाइए, यहाँ पे 2 करिए, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद में फिर इसको जोड़ देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O S को एंजाइम A। तो हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, एसिटिल फैटी को एंजाइम A। ठीक है, और अगर आप ढंग से देखें तो दैट इज ब्यूटायरिक टाइप हो रहा है, लेकिन हम इसको ब्यूटायरिक कह नहीं सकते क्योंकि अभी कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक तरीके से अल्फा बीटा गामा, तो गामा और अल्फा के ऊपर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A दैट इज ऑल्सो ब्यूटायरिक के नाम से है 4 कार्बन की संख्या में। तो दैट यहाँ पे कार्बन 2 से कितने हो गए हैं, कार्बन 4। तो श्रृंखला में बढ़ोतरी हुई। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हुए अगर हम इसी के अंदर क्या करवा दे, थाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी क्या बोलेंगे, तीन स्टेप्स में कंप्लीट होती है ये। सिंपल वे में तो थायोकाइनेज कह देता हूँ। थायोकाइनेज रिएक्शन हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में भी काम आएगी। ठीक है, उसके अलावा फिर बाद में रिडक्टेज एंड डीहाइड्रोजनेज, 3 घटनाएं होती हैं। तीनों घटनाएं कैसे कैसे अगर अपन यहाँ माने तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या होता है, CH3C जो O ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट होता है और इसकी जगह क्या जुड़ जाता है, CH2। ठीक है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। पहले इसको कीटो से फिर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद में इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल के साथ में क्या कर दिया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिलीज कर दिया जाता है। CO2 के रूप में नहीं तो कार्बन कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में इसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज, CH2 देन CH2, और इसको रखा जाता है दैट इज O। तो ये हो गया S कोएंजाइम A। तो अगर आप यहाँ ढंग से देखें तो दैट इज ब्यूटाइल फैटी एसाइल या एसिड को एंजाइम A। ब्यूटेरिल बोल सकते हैं, ब्यूटाइल बोल दिया। तो यहाँ पे ऐसा एसिटिल 2 कार्बन से हम कहाँ ले गए, 4 कार्बन पे, कंप्लीट। ठीक है, और जब यहाँ पे एक कोएंजाइम A ब्रेक हो जाता है तो इसमें से निकाल दीजिए कोएंजाइम A, ये दूसरे कैरियर प्रोटीन के साथ में को एंजाइम A SH, इसको भी निकाल दीजिए, ये दूसरे को कैरी करने काम आएगा या मोनेल के साथ काम आएगा। अब जब ये श्रृंखला यहाँ पहुँच गई है तो अब एसिटाइल काम नहीं आएगा, कौन काम आएगा, मोनेलिन। तो यहाँ पे अब बार बार क्या करते जाइए, मोनेलिन को एंजाइम A को ऐड, और वही 3 स्टेप्स के बाद 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स के बाद वही थायोकाइलेज एंड रिडक्टेज एंड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो यहाँ पे वो हाइड्रोजनेज एंजाइम, डीहाइड्रोजनेज ही कर सकते हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे। दैट इज CH3 CH2, इसको मैं लगा देता हूँ N, हर बार N+2 कर देता हूँ, लो N+2, और C डबल बॉन्ड O S को एंजाइम A।
तो हर बार आपकी श्रृंखला जो है वो 2-2 कार्बन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, कंप्लीट। उसी तरीके से ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल के लिए हम ले लेते हैं यहां पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लाइकोलाइसिस का याद कीजिए 5वीं स्टेप, जब फ्रक्टोज ब्रेक हुआ था ग्लिसरेल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में तो ब्रेक होता है। तो ये हो गया CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH2OH, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये कीटो ग्रुप शुगर है, मैंने पिछली क्लास में समझाया था। वहीं अगर अपन PGAL तो GAL कीजिए, ग्लिसरेल्डिहाइड, फॉस्फेट की बात नहीं कर रहे, दैट इज CHOCOH एंड CH2OH। तो इसको हम यूँ लिख दे CHOH, दैट इज PGAL। ये एल्डो शुगर है, ये कीटो शुगर है। तो हम यहाँ पे एल्डो शुगर की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कीटो शुगर की। तो कीटो शुगर के अंदर हमको ऐसा क्या करना है, तो कीटो शुगर के अंदर हमें जोड़ने के लिए यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं H2O2 की। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ब्रेक वो क्या बोलते हैं कीटो शुगर को यहाँ लाएंगे, H2O, that is dehydrogenase। डिहाइड्रोजनेज, और दूसरा यहाँ पे एक फास्फेटेज या काइनेज। ADP, दैट इज ATP। ये मिटा दूं कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है CH2OH। तो ग्लिसरॉल का एक खाका तो तैयार हो गया, दूसरा C। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, दैट इज CHOH, दूसरा खाका भी तैयार। और तीसरा खाका कंप्लीट था ही CH2OH, जिसमें पहले से यहाँ पे जो फॉस्फेट, क्योंकि अगर इसको अपन डाई HAP करें, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है PO4 ग्रुप। ठीक है, तो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अब इसको रिवर्स कर देते हैं, दैट इज ATP। ADP से क्या बन जाएगा ATP, और इस फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ दीजिए ATP में कन्वर्ट, तो ये हो गया ग्लिसरॉल, दैट इज ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल तैयार, फैटी एसिड तैयार, जितनी हमको कार्बन श्रृंखला की जरूरत है 16, 18, 20 तक हमारा ये तैयार हो गया। देन अब इन दोनों का कर देते हैं संगनन, संगनन से दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह फैटी एसिड जोड़ दीजिए, दैट इज C डबल बॉन्ड O R1, C डबल बॉन्ड O R2 और C डबल बॉन्ड O R3। यहाँ R1 2 3 सेम है, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर कार्बन नंबर है। ठीक है, अलग नहीं है। अगर ये तीनों R अलग अलग हुए, ठीक है, तो ये एक तरीके से विषम टाइप की हो जाएगी, और ये सम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के एग्जाम्पल है। तो ये TAG का संश्लेषण हो गया कंप्लीट। अब जिस तरीके से ये बनी है उसी तरीके से हमको इसका क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। मिटा देता हूँ ये। तो ये 3 स्टेप्स में हमने लिया, इसी का अब उल्टा करेंगे, यही लिख देता हूँ इसके साथ ही।
किससे बनी थी? डाई-एच-ए-पी से। तो ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन भी हम किस में करेंगे? डाई-एच-ए-पी में। और जिस तरीके से दो दो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलके चेन बना रहे थे, वैसे ही हम बीटा ऑक्सीडेशन में दो दो कार्बन तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देंगे? वापस एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और वो एसिटाइल कोएंजाइम में किस में चले जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस मतलब सॉरी क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, एंड क्या बोलते हैं ETS साइकिल में जा सकता है, और वहाँ पे ये प्रयुक्त हो जाएगा और इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा TCA या क्रेब साइकिल जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्लस ग्लाइऑक्सीनेट जो साइकिल है उसके अंदर भी इसकी प्रयुक्ति हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक क्या आ जाता है यहाँ पे? पहला तो स्टोरेज हमने कर ही लिया, तो इसी का दूसरा पॉइंट अगर अपन करें तो ये हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन एंड अभी ब्रेकडाउन ही कर लेते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल TAG, या सीधी सीधी हम बात करें तो फैट्स का ब्रेकडाउन। फैट्स ही कर देते हैं अभी, तो फैटी एसिड नहीं लिखेंगे। तो सेम इसी का उल्टा कर देते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा क्या हो जाता है, यहां लिख देता हूं। पहला पॉइंट हो जाता है ब्रेकडाउन ऑफ TAG। सेकंड हमारा हो जाएगा ग्लिसरॉल का डिग्रेडेशन, और तीसरा हो जाएगा फैटी एसिड्स का डिग्रेडेशन। तो ये हमारे जो है पॉइंट्स यहां पे कंप्लीट। अब इसको समझ लेते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन।